लेसन नंबर 8 आपका होने जा रहा है, राइट। और इसके पहले रिमोट सेंसिंग की 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं, जरूर देखिएगा उन्हें, आप इस कोर्स में जाकर के उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल टेक्निक ये है कोर्स अपना, ठीक। आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, ये आपको मेरे कोर्स में मेरे प्रोफाइल पर ऑन गोइंग कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। ऑन गोइंग कोर्स में मिलेगा, इनरोल कर लीजिएगा, सभी न्यू स्टूडेंट इनरोल कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। चलो देखिए आज क्या पढ़ना है आप लोगों को। आज का टॉपिक जो है वो फोटोग्रामेट्री को लेकर के है। तो फोटोग्रामेट्री बेसिकली स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, तो आज हम लोग इसे कवर करेंगे। देखिए दिया हुआ है, ध्यान से ढूंढिए, मिल जाएगा। पुराने वर्ड्स डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग शिकायतों का पिटारा लेके बैठे रहते हो। अनअकैडमी यहाँ कुछ नहीं करती, अनअकैडमी बैठ करके बस पैसे ले रही है, ठीक है। और आप लोग के पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आते हैं। अब आप लोग शिकायतों का पिटारा मेरे पास ले आते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि निपटान हो सके पूरा, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को पूरा दिया गया है, अभी तक जितना पढ़ा दिया है मैंने। जिनके हिंदी बचे हुए हैं वो आप लोग को मैं सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्लास टू क्लास सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करवा दूंगा और रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और जिसका नहीं मिला है पीडीएफ आपको अभी तक हिंदी में, इंग्लिश का दे दिया है, जिसका नहीं मिला है, आप हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो सविन सिंह की बुक को प्लीज रेफर करें, हिंदी वही है, सेम एज इट इज, ठीक है। वो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ, कोई अपडेट नहीं करता हूँ, उससे सेम है वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आप वहाँ से पढ़िए। शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा सा खुद से भी मेहनत कर लें। पढ़ाने को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और जो पीडीएफ आपको लग रहा है मिस हो गया है, नहीं है, आप मुझे कोई भी एक स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर देना लिस्ट, ठीक है, कि हाँ सर ये वाला पीडीएफ नहीं मिला है। बाई चांस मिस हो जाता है, ठीक है, तो जो नहीं होगा आपके पास वो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। महाश्वेता, माय ग्रेटेस्ट कंडोलेंसेस, प्लीज एक्सेप्ट। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं मतलब शिकायत ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो शुरू करें। ओके, एक पोल करवा रहा हूँ मैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को मेरे कोर्सेज को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मीन्स आपको कौन से कोर्स फॉलो करने हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से यूनिट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो लोग ट्रू पे क्लिक करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो फाइंड आउट विच कोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कवरिंग योर कोर्सेज और योर यूनिट्स, ठीक है। आप लोग फॉल्स पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया? ताकि मैं समझ सकूं कि आप क्या, स्टूडेंट्स का माहौल क्या है, तो मैं उसके हिसाब से एक सेशन रख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो सबको। सब एक साथ चलें मिलजुल करके, तभी फायदा सबका। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं है। 88% का कहना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 12% का कहना है यस वी हैव प्रॉब्लम, कोर्स समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है सब कुछ समझना, ओके। आज इंतजार कर लीजिए, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, टू मेक यू मोर कंफर्टेबल विद माय कोर्सेज, ओके। चलिए टेंशन की कोई बात नहीं, आज आप लोगों को वो वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसे समझ सकें। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं है। प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों की लॉन्च हो जाएगी, मैं फ्री हो गया एकदम पूरी तरीके से, मुझे कहीं नहीं जाना, ठीक, कोई काम नहीं है, सब काम खत्म, कुछ नहीं करना है। अब एग्जाम तक मैं कहीं हिलूंगा नहीं, ठीक है। एग्जाम तक, जब भी आपका एग्जाम होगा, कहीं नहीं हिलूंगा, यहीं पर हूँ मैं, कहीं नहीं जाने वाला। तो आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। प्लस कोर्स के सभी स्टूडेंट निश्चिंत रहिए, जो प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा वो मार्केट का कोई प्रैक्टिस बुक आपको नहीं दे सकता प्रैक्टिस, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, टॉपिक को कवर करने के ऊपर फोकस ज्यादा करिए, रिवीजन के ऊपर फोकस ज्यादा करिए, क्योंकि वही काम आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, वी शुड नाउ स्टार्ट द सेशन। चलो, फोटोग्रामेट्री बेसिकली हम रिमोट सेंसिंग में समझते हैं कि जो जो रिमोट सेंसिंग वर्क करता है वो कैसे करता है। फोटोग्रामेट्री में हम इन चीजों को समझते हैं, जो पिक्चर्स वगैरह लिए जाते हैं, हम बेसिकली है ना उनको किस फॉर्म में देखते हैं, कैसे देखते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी हिंदी भाषी स्टूडेंट से
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर कंफर्टेबल। ये जो सब्जेक्ट है ना, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं अगर आप रिमोट सेंसिंग को इंग्लिश में पढ़ें। हिंदी में समझना बहुत कठिन कार्य है, ठीक है। मैं भी पूर्व छात्र रह चुका हूँ हिंदी मीडियम से ही, मैंने रिमोट सेंसिंग पढ़ी थी। 70 में से मेरे मुश्किल से 35-30 नंबर आते थे, लेकिन जिस साल मैंने इंग्लिश में लिखा उस साल मुझे अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि थोड़ा ही सही लेकिन समझ में बेहतर तरीके से आता है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सम टाइम इसे हम EMR ऐसे भी बुला लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैं बार बार इसका इस्तेमाल करूंगा। आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। स्पेक्ट्रम, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द वेव्स। जो जितनी भी तरंगे हैं ना, सूर्य की जो आने वाली इनकमिंग रेज होती हैं, जब उनको हम बाइफरकेट करते हैं, कई सारे वेव्स में डिवाइड करते हैं, तो जनरली उसको हम स्पेक्ट्रम के तौर पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज। कैसा है रेंज? मतलब समझ लीजिए कि ये वो डिफरेंसेस होते हैं, रेंज मतलब डिफरेंसेस होते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज मतलब आवृत्ति किसकी? उसी स्पेक्ट्रम की जो वेव्स हम इनकमिंग वेव्स को देख रहे हैं। आप सभी लोग को पता है, आप में से किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या इनकमिंग जो रेडिएशन है और आउटगोइंग जो रेडिएशन है? किसी को भी डाउट है इसमें कि ना पता हो किसे कहते हैं, क्या है, दुनिया कोई अजूबा है जो मैंने कभी पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ किसी को डाउट नहीं? तो मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा कि इनकमिंग रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन, ठीक है, चलेगा? सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार इसका यहाँ पर जिक्र होगा। भरोसा तो भगवान का भी नहीं है। अवधूत, क्या नाम है आपका? अवधूत। भरोसा तो भगवान का भी नहीं है, तपस्या करते रहिए, भगवान मिले ना मिले। भरोसा करके नहीं, मेहनत करके, ठीक है। मैं पढ़ा दूं, आप पढ़ो ही ना, आप पढ़ लो आपको याद ही ना रहे, आप पढ़ लो याद रहे, एग्जाम में जाओ भूल जाओ, तो भरोसा किसका करना है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। भगवान का भी तो भरोसा नहीं, भरोसा तो भगवान का भी नहीं कर लीजिए। बट हाँ, मैं इतना आपको जरूर कहूंगा, अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से और प्रैक्टिस कर लिया, तो फॉर श्योर सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ये भरोसा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ना, सेम यूट्यूब चैनल का जो नाम है, यूट्यूब चैनल का जो नाम है सेम वही नाम है टेलीग्राम का भी। देखो यहीं कहीं पड़ा होगा, ये देखो, ठीक है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। मैं बात कर रहा था इनकमिंग की। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं इनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उन फ्रीक्वेंसीज, उनके रेंज को हम देखते हैं एट देयर रेस्पेक्टिव वेवलेंथ एंड फोटॉन एनर्जीज। फोटॉन वो है जो सूर्य के बाहरी कोरोना से निकल करके, कोरोना एक शब्द है जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, कोरोना से निकल करके ये फोटान जो तरंगे होती हैं बहुत हाई एनर्जी वाली होती है। यही फोटान जो वेव्स होती हैं वो पूरे जो गैलेक्सी है, मतलब जिसमें हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें ट्रैवल करती है। तो ये एनर्जी ही होती है फोटान, ठीक है। और इनके उस स्पेक्ट्रम के जितने भी डिफरेंट वेव्स होती हैं उनके डिफरेंट वेव लेंथ होती है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या बताता है? जो डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को बताता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ। आपको सिर्फ यहां समझना है, जब मैं बताऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 99.99% स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि शॉर्टर वेवलेंथ में कौन आएंगे और लॉन्गर वेवलेंथ में कौन आएंगे, वो फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक बार समझते हैं इसको अच्छे से। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, मतलब निम्न तरंगे कह लीजिए आप, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ। जस्ट जस्ट लाइक जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेव होती है, ठीक है, ऐसे समझते हैं तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। इसमें जो शॉर्ट वेवलेंथ्स में ना ज्यादातर आपको गामा और एक्स रेज मिलती है, ठीक है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। टू द लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब जो अर्थ से जाने वाली विद्युत तरंगे होती है, जिसे हम लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कहते हैं। आप लोग इसे पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं इसमें ज्यादातर आपको माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स, ठीक है, ये सब देखने को मिल जाते हैं। इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे रिमोट सेंसिंग में यूजफुल है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। वरना कोई जरूरत नहीं इतना जो है माथापच्ची करने की, क्योंकि रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं तो हमें इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा, बहुत लोग को वेवलेंथ नहीं पता है तो बता देता हूँ कि वेवलेंथ बेसिकली जैसे कोई वेव, आप किसी भी वेव का नाम लेते, चाहे वो जल की तरंगे हो या विद्युत की तरंगे हो या प्रकाश की तरंगे हो या वो साउंड के वेव्स हो, कोई भी वेव, मैं किसी भी प्रकार के वेव की बात कर रहा हूँ। वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसका ड्रव, ठीक है, और एक होता है इसका क्रेस्ट। मतलब ऐसे समझिए कि इसका शीर्ष हो गया और इसका गर्त हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, वेवलेंथ को याद रखने के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि वेवलेंथ बेसिकली मेजर करता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब दो लगातार। जैसे अगर हम बात करेंगे क्रेस्ट की या अगर हम ड्रफ की, तो दोनों में से किसी एक को लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे। तो किसी भी वेव की वेवलेंथ क्या होगी? टू सक्सेसिव, या तो हम क्रेस्ट टू क्रेस्ट कह लें तो ये वेवलेंथ हो गया, लैम्डा से दिखाते हैं इसको,
या अगर हम इसके ट्रफ की बात करें, गर्थ की बात करें, तो ये हो गए सक्सेसिव। तो इसके डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है, और इसी को हमें पढ़ना है। जनरली जो वेवलेंथ होती है ना, इसे हम ग्रीक का जो लेटर होता है लैम्डा से इसको दिखाते हैं, लैम्डा का सिंबल ऐसे दिखाते हैं। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, अगर बहुत लार्ज हो गए मतलब लॉन्गर वेवलेंथ हो गए तो मीटर में मेजर करेंगे हम, और कई बार इसे हम नैनोमीटर में भी दिखाते हैं, है ना। इनके जो वैल्यूज हैं 10 टू द पावर, जैसे 10 टू द पावर -9, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ आपके बहुत आसान रहेगा आपके लिए समझना, तो इसको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। कि नैनोमीटर पूछेगा आपसे, मैच द फॉलोइंग में कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग, ऐसे करके पूछता है। तो नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9, ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर 6, -6 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। इन्हीं को अगर हम समझें, यहाँ पर एक और शब्द है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसे हम हर्ट्ज से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी समझना भी बहुत जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ सक्सेसिव जो क्रेस्ट हैं या जो ट्रफ है, वो एक सर्टेन टाइम में, टाइम इंटरवल में कितनी बार वो रिपीट हो सकता है। तो जैसे ऐसा कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, देखिए यहाँ बताया गया क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिफरेंसेस, ठीक है, और ये वो मैग्नेटिक वेव्स हैं जो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चलती है, चाहे आप साउंड वेव्स की बात करें, चाहे आप लाइट वेव्स की बात करें, ये इसी तरीके से डिफरेंटली परफॉर्म करती है लाइट और साउंड वेव। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर समझ लीजिएगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो डिफरेंसेस है जानना बहुत जरूरी है। आप समझिए एक स्ट्रिंग है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। आप इस स्प्रिंग में देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, बहुत क्लोज है, ठीक है। अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य जो है, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस, गैप, जो रेंज है वो बहुत कम है। अगर इनकी जो वेवलेंथ है शॉर्ट होगी, वेवलेंथ अगर शॉर्ट, क्या लिखा मैंने, शॉर्ट, निम्न कह लीजिए आप इसे, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति, जब ये शॉर्ट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से मूव करेंगे, बहुत स्पीड हो गया, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है, एक तरंग से दूसरी तरंग के बीच का जो डिफरेंस आप देखो काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य या जो वेव लेंथ है वो लॉन्ग है, देख करके आप पता लगा सकते हैं, लेकिन पहले मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको देखना नहीं बल्कि याद भी करना है कुछ चीजों को, वो नाम पूछता है एग्जाम में। ये लॉन्ग है, इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी लो है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स, जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ वेव्स हैं बहुत कम और स्लो रेट से मूव करती है। इसीलिए ज्यादातर ध्यान रखिएगा, इसीलिए ज्यादातर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स होते हैं, इनमें रिमोट सेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो विजिबल नहीं हो पाते, इतने हाई फ्रीक्वेंसीज होते हैं उनके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लॉन्गर ये जो वेव लेंथ होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत ही आसानी से हम बेसिकली रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, इमेजेस कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, अब इसके बारे में काफी डिटेल में है, ये आप लोग को जानना है। कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आ जाता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके, या पूछ लेता है ट्रू या फॉल्स करके पूछ लेता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कक्षा 6, 7, 8 में, किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम करके, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। वैसे समझिए इसको आप, किलो अगर हम रेंज की बात करें, वेव लेंथ की बात करें, तो बिल्कुल एक्जैक्टली 1000 मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, मीटर में एक्जैक्टली 1 मीटर जो है अपना, सेंटीमीटर में यहाँ से पूछता है 10 टू द पावर -2, ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3, माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -6, नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9। ये की है नैनो, ठीक है, नैनो इक्वल टू 9 याद रखिएगा, आप लोग को समझने में आसान है, की है नैनो मतलब 10 टू द पावर -9, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, ये 10 टू द पावर -10। ये आपको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है, कोई एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे कोई भी सेट, सेट नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, डीजीटी, हर जगह पूछ लेता है, ये बेसिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रम में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वेव्स हैं, वो वेव्स बेसिकली आपको जो विजिबल रेंज है, यानी कि दृश्यगत प्रकाश जो है, उनको समझना बड़ा जरूरी है। जो भी वेवलेंथ होती है उनमें एक हायरार्की पाई जाती है, आपके एग्जाम में ये हायरार्की भी पूछी जाती है, ठीक है। जैसे हायरार्की का ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, गामा रेज से लेकर के रेडियो वेव्स तक। बट पहले हमें ये भी समझ लेना चाहिए, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था याद है, ये स्कैटरिंग वगैरह याद है, आप लोग को पढ़ाया था पहली क्लास में। स्कैटरिंग मैंने आप लोग को बताया था कि जो बेसिकली अपना रेनबो होता है वो इस हायरार्की में होता है, और ये हायरार्की क्यों है, क्योंकि स्कैटरिंग ऐसे हो रही है, ठीक है। तो ये तो आपका विजिबल रेंज का हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हायरार्कीज हैं, ऐसे वेव्स हैं, जिन्हें हम जनरली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हाई होती है, और कुछ का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है कम होती है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो हमारे रिमोट सेंसिंग में काफी हेल्प भी करते हैं। ऐसे जो सीक्वेंसेस हैं उनको ध्यान से देखिए, समझ लीजिए कि बेसिकली हम गामा रेज की बात करते हैं और एक्स रेज की बात करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होती है, ठीक है, इनका वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं, ठीक है। तो एक्स रेज, सॉरी, गामा रेज और एक्स रेज, देन आपके यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रा वायलेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यूवी रेज और नियर इंफ्रारेड के बीच में आता है विजिबल रेंज, ठीक है। देखिए यूवी रेज और नियर इंफ्रारेड के बीच में आता है विजिबल रेंज, ऐसे याद रखिए, इन दोनों के बीच में। फिर नियर इंफ्रारेड के बाद आता है थर्मल इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव आते हैं, फिर टीवी
वेव्स आते हैं या रेडियो वेव्स आते हैं, दोनों में से। ये जो हायरार्की है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका विजिबल रेंज है, ये वाला विजिबल रेंज जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में बेसिकली आप ध्यान रखिए आरजीबी की बात होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप ध्यान से अगर देखो तो आपको रेड ज्यादा दिखेगा, ठीक है, आपको ग्रीन दिखेगा और आपको ब्लू दिखेगा, बाकी कलर्स आपको थोड़े डल येलो भी दिखेगा, बट यही है आपका रेनबो, इसी में है पूरा का पूरा आपका रेनबो, इसी विजिबल रेंज में, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए इनकी वेवलेंथ है, जैसे जैसे हम गामा रेज तक पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेंज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है ना बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ रहे हैं, जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो शॉर्ट है। एग्जाम में ना क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा करके पूछा है, कभी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, कभी वेवलेंथ पूछेगा, है ना, इस तरीके से पूछता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ओके। आइए आते हैं इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है आपके लिए, बेसिकली ये है रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम रीजन भी कई बार बुलाते हैं। तो इसमें देखिए आपका गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, फिर आपके फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड है, थर्मल इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव। आपके लिए तीनों लाइंस जरूरी है। पहला, इनकी वेवलेंथ बहुत जरूरी है कि गामा रेज कितने से कितने के बीच में है, ठीक है। वही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि गामा रेज बेसिकली क्या और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं एटमॉस्फेयर में। अगर वो गामा रेज की हम बात करें तो ये एंटायरली एब्जॉर्ब कर लिए, तो सोख लिए जाते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा, किसी भी तरीके से रिमोट सेंसिंग के अवेलेबल होते हैं। ऑडियो वीडियो बताइए क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, एनएम मतलब नैनोमीटर, यस, ओके। देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आपके आएंगे, पिछले साल भी पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन यहाँ से, कि थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी इन रिमोट सेंसिंग is sensed by a radiometer. Thermal infrared can neither be seen by human eyes nor can be photographed. ये रिमोट सेंसिंग में थर्मल इंफ्रारेड ऊर्जा को रेडियोमीटर का अनुभव किया जाता है। थर्मल इंफ्रारेड को न तो इंसानी आंखों से देखा जा सकता है, न ही फोटो खींची जा सकती है। देखिए थर्मल इंफ्रारेड बेसिकली रिमोट सेंसिंग होता है इस रेंज में। दिस वेवलेंथ कैन नॉट बी कैप्चर्ड विद फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, रिमोट सेंसिंग होता है, बट अगर हम बात करें इसकी तो ये फोटोग्राफ्ड नहीं हो सकती, है ना। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आएंगे, पूछे जाएंगे। ऐसे ही ऊपर से देखते हैं पहले हम एक्स रेज की जो ये वेवलेंथ है, ठीक है, एंटायरली अब्सॉर्ब, ये दोनों ही हैं ऐसे जो पूरी तरीके से वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी कि अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर यूवी रेज आते हैं, ये वही यूवी रेज है ना, यूवी ए बी सी जो हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, एनवायरमेंट में पढ़ा था, उसमें इनका भी यही होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। ये एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पर, ओजोन लेयर में आकर, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से समाप्त, कुछ तो आते हैं मतलब, ठीक है। इसके बाद फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट होता है, जो यहाँ से हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, तो इमेजेस जो है फोटोग्राफिक मतलब पिक्चर्स वगैरह लिए जा सकते हैं। विजिबल रेंज है 0.4 से 0.7 ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बिगिनर्स हैं उनको बता दूं मैं कि ये बहुत जरूरी है। आपसे एग्जाम में 90% क्वेश्चंस यहीं से पूछता है कि विजिबल रेंज की, विजिबल जो रेंज है वो क्या है, कितने से कितने। फिर इंफ्रारेड हो गया 0.7 म्यू एम टू 1.0 एमएम हो गया, फिर रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड 0.7 टू 3.0 एमएम, फिर थर्मल इंफ्रारेड 3.0 से 1.0 एमएम, और माइक्रोवेव जो है 1 मीटर मतलब 1 से 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर तक चले जाते हैं, और मोर देन में रेडियोमीटर आ जाता है, मोर देन 100 सेंटीमीटर मतलब मोर देन 1 मीटर से ज्यादा इसकी वेवलेंथ होती है। तो ये क्या है कि वेवलेंथ, ठीक है, जो वेवलेंथ आप देख लो नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है और नंबर ऑफ वेवलेंथ शॉर्ट होती चली जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, और ये भी सेम वही चीज है जैसे विजिबल रेंज में मैंने बना दिया था पूरा कि आपको ऐसे पूछता है एग्जाम में, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड के जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट जनरली देखिए आरजीबी अगर आप याद रखते हो, सिर्फ आरजीबी का आप सिर्फ याद रखिए, आरजीबी अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए आसान रहता है चीजों को सही कर पाना, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो बाकी का आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये सब कुछ एक साथ नहीं देता है। ये वाला स्लाइड पिछले वाले का एक्सटेंडेड वर्जन था, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम फोटोग्रामेट्री के सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और वो है कि हम कैसे इमेज को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हम इसका वर्णन कैसे करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसे हम कैसे पहचाने कि वो एक्चुअली में है क्या,
ठीक है, जैसे चीन की दीवार है तो कैसे पता करोगे आप पिक्चर में देख के कि वो चीन की ही दीवार है। एफएल टावर है तो क्यों वही टावर है, कोई दूसरा टावर क्यों नहीं हो सकता? कैसे इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए रिमोट सेंसिंग पिक्चर है, ये सब पिक्चर्स है, ध्यान से देखिए, सब पिक्चर्स है, इनमें छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स, लैंडस्केप्स वी कैन से। ये जो लैंडस्केप्स होते हैं इनको देख करके हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं क्या, ठीक है। तो इन्हें हमें स्टडी करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ इमेज इंटरप्रिटेशन जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा टोन, शेप, साइज, पैटर्न एंड टू मोर टेक्सचर एंड शेडो, ये है, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पर बना दिया है मैंने, ये एलिमेंट्स हैं, कुल 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा समझना। 9 एलिमेंट्स होते हैं। लोकेशन होता है सबसे पहले, देखिए ये सब कुछ किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, मैप, जो आपके पास इमेज है, ठीक है। जो इमेज है आपके पास, उस इमेज में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट बेसिकली कैसे हम विजुअलाइज करें, तो इसके बिहाफ पर दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द एलिमेंट, इसमें से किसी ना किसी में वो ऑब्जेक्ट फिट बैठ जाए कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें। मान लीजिए कोई रिवर है, तो कैसे आपको पता चलेगा इमेज में कि यही रिवर है। मान लीजिए कैनाल है, तो कैसे आपको पता चलेगा यही कैनाल है, क्योंकि आप इसमें से किसी ना किसी एक एलिमेंट को उसको इसमें फिट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है लोकेशन, ऑब्जेक्ट का कोई भी लोकेशन होगा, आप लोकेशन को भी देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोकेशन बेसिकली आपको पता है कोऑर्डिनेट्स के होते हैं, पूरी तरीके से लैट लॉन्ग हम कह सकते हैं, उसके भी यहाँ पर होता है। और जहां तक लोकेशन की बात है तो मैं आपको दिखा दूं पिक्चर में, ठीक है। जहां तक लोकेशन की बात है, तो लोकेशन क्या है, एक प्राइमरी ऑर्डर में इसको हम रखते हैं एलिमेंट के, मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग। कोई भी रिमोट सेंसिंग पिक्चर को जब इंटरप्रेट करेगा तो सबसे पहले वो उसके लोकेशन को देखेगा कि वो है कहाँ, ठीक है। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर ने बनाया डेल्टा, ठीक। आपको पता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि वो डेल्टा है या क्या है, लेकिन अगर आप देखोगे उसके पैटर्न को, उसका जो शेप है, साइज है, उसको देखेंगे, आप समझेंगे एग्जैक्टली ये चीज है कहाँ पर, इसका साइट कहाँ पर है, लोकेशन साइट कहाँ पर है। ये सेम चीज कहीं और पर भी तो नहीं बन रहा है, और वो चीज कहाँ पर बन रहा है, पिक्चर के किस कॉर्नर पे बन रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है उसकी, तो वहां पर मेंशन रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको पहले समझ लीजिए कि ये जो लोकेशन है या टोन या कलर जो होते हैं, ये प्राइमरी ऑर्डर होते हैं, मतलब किसी भी पिक्चर में सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को देखते हैं और इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी में आता है, जैसे मान लीजिए हमने आइडेंटिफाई किया लेकिन नहीं आइडेंटिफाई हो पाया, तब हम सेकेंडरी में आते हैं, तो हम उसके साइज को देखेंगे, उसके शेप को या उसके टेक्सचर्स को देखेंगे, ठीक है। फिर अगर उसमें भी नहीं फिट होता है तो तीसरे चरण पर आएंगे, जिसमें बेसिकली हाइट, डेप्थ, वॉल्यूम, स्कोप, एस्पेक्ट, ये सब होता है। उसमें भी नहीं हुआ तो सबसे हायर पर हम आएंगे। जैसे जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे, पिक्चर और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होगा कि पिक्चर बहुत आसान नहीं रहेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें, मल्टीपल लैंडस्केप्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर सिंपल होगा बहुत ही, पहला मान लीजिए ये पिक्चर है, इसमें क्या बने हुए हैं, इसमें लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं, जो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर लैंड्स को डिनोट करते हैं। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर लैंड्स, आप पैटर्न को या उसके शेप को, लोकेशन को भी देख करके बता सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बैठा तब आपको धीरे धीरे आना पड़ेगा यहाँ। इसमें एग्रीकल्चर लैंड भी होंगे, इसमें फॉरेस्ट लैंड भी होगा, इसमें रिवर भी होगा, लेक भी होगा, ठीक है, कल्चर लैंडस्केप्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तब हम यहाँ पर आएंगे। तो इसी तरीके से हम टर्शरी पे पैटर्न, शेडो, हाइट, डेप्थ, ये सबको देखते हैं, और सबसे हायर में साइट, सिचुएशन और एसोसिएशंस को देखते हैं। अब इनको हम समझते हैं वन बाय वन एलिमेंट्स में, ठीक है। देखिए साइज की जहां तक बात है, तो जब भी हम पिक्चर में किसी साइज के अकॉर्डिंगली चीजों को देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि ये वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे पिक्चर में देखिए यहाँ पर ये कार है, आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे आप लोग, है ना, इसके कंपोजिशन से, इसका जो आकार है, इससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, है ना। ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ये रेलवे वैगन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हॉल्ट है, कुछ ट्रक्स वगैरह करके रुके हुए हैं। सिमिलरली ये इंडस्ट्रियल एरिया का कोई रूफ टॉप हो गया, लाइकवाइज। तो साइज बेसिकली क्या करता है, जो अपनी लेंथ, अपनी विड्थ, है ना, डिफरेंट टाइप के उसके पैरामीटर्स होते हैं, एरिया स्मॉल, लार्ज, मीडियम जो होता है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। फिर आता है शेप का बात। अब शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप क्या हो सकता है, कोई भी शेप लीनियर हो सकता है, सर्कुलर वे में हो सकता है, ठीक है, इलिप्टिकल हो सकता है, रेडियल हो सकता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप के बेस पर। देखिए अगर आप पिक्चर देखोगे कुछ इस तरीके का शेप, तो आपको क्या लगेगा, ये तो प्लेन जैसा दिख रहा है, मतलब दिस शुड बी अ प्लेन, राइट। ऐसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये कुछ घर हैं, ये भी कुछ घर हैं, ये कुछ कार है और ये कुछ बस खड़ी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए ये कोई ऑर्चार्ड आपको दिख रहा होगा, सजावटी बगीचा हम कह सकते हैं इसे। सिमिलरली ऐसा आपको कुछ ये ग्रासेस दिख रहे हैं जो राउंड शेप में है। सिमिलरली आपको कोई, है ना, फैन दिख रहा होगा, लाइकवाइज ये रोड है, ये फ्लाईओवर्स, या फिर हो सकता है ये एक फ्लाईओवर हो, ये एक रोड हो, और इसके आसपास ये ग्रीनरीज वगैरह, रास्ते वगैरह बनाए गए। तो डिफरेंट टाइप के शेप को देख करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इमेज किस तरीके का है। ऐसे टेक्सचर भी है। अब जैसे टेक्सचर में क्या देखते हो आप, टेक्सचर में हम देखते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है,
रिपीटेशंस होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट के रिपीटेशन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन की अगर हम बात करें तो आप अगर इसको ध्यान से देखो, जैसे कुछ प्लांटेशन वाले फॉरेस्ट एरिया हो गए, ठीक है, ये कोई घर हो गया, ठीक है, इसके आसपास आपको ग्रीनरीज देखने को मिलेगी, प्लांटेशन है पूरी तरीके से, ये लकड़ियों को काट करके इकट्ठा किया गया है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये कोई वाटर बॉडी है छोटा सा, इसके आसपास ये थोड़ा सा लोलैंड एरिया है और यहाँ पर अगेन फॉरेस्ट एरिया है, ये अगेन इसके फॉरेस्ट एरियाज है, थोड़ा सा बैकेंड लैंड है, फिर फॉरेस्ट एरिया है, थोड़े हाइट में कम, थोड़े हाइट में ज्यादा, इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हो इसमें ये कोई आपको प्लेन एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो डिवाइडेड है डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज में या डिफरेंट टाइप के यूज में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो टेक्सचर को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं एक और होता है पैटर्न। पैटर्न मतलब जैसे हम उसके अरेंजमेंट को देखते हैं कि वो कैसे अरेंज्ड है, सिस्टमेटिकली है, अनसिस्टमेटिकली है, रैंडम है, लीनियर है, किस तरीके से उसको भी इसमें हम देखते हैं। तो इसके बेसिकली अरेंजमेंट पैटर्न को यहाँ पर देखा जाता है जब हम बात करते हैं, नाम ही पैटर्न। अब ये देखो, आप ये ड्रोन हो सकते हैं या फ्लाइट्स हो सकते हैं जो एक साथ एक जगह पर इस तरीके से लोकेटेड है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए आप, है ना, इस पिक्चर में ये आपको ब्रेडेड चैनल देखने को मिल रहे हैं, ये ब्रेडेड चैनल्स हैं। रिवर्स जब अपने माउथ पर होती है तो बहुत सारे वितरणिकाओं में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये कोई सिटी है और इसके चारों तरफ ये रास्ते हैं और इन रास्तों पर बने हुए घर हैं, तो आप इसको भी देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हो सकता है कोई खास प्रकार का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो, जिसमें हम बगीचे में जो खेती करते हैं, ऑर्चार्ड एग्रीकल्चर, सिट्रस फ्रूट्स वाले रीजन्स, मेडिटेरेनियन जो रीजन्स है वहां पर हम देखते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को देख करके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये भी जो है कुछ खास प्रकार के लैंडस्केप्स को दिखा रहा है। सिमिलरली एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है शैडो, छाया जिसे हम कहते हैं। शैडो में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली जब पिक्चर क्लिक होते हैं तो ऐसे टाइप के क्लिक होते हैं कि सूर्य की रोशनी रहे, ठीक है, पैसिव जो रिमोट सेंसिंग है इसमें वो होता है, सूर्य की रोशनी रहे, उस रोशनी में बेसिकली ये होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है, ये पिरामिड है ना, इधर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इसका शेडोज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पिरामिड है, राइट। ऐसे आपको ये घर दिख रहे होंगे, इसका शेडो है, थोड़ा सा पड़ रहा है, आइडिया लग रहा होगा आपको। ये फ्लाई ओवर है नीचे रोड से, आइडिया लग रहा होगा। कोई बिल्डिंग है, आइडिया लग रहा होगा। कुतुब मीनार हो गया, फिर टावर हो गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर शेडो, छाया पड़ी, सूर्य की रोशनी पड़ी, उसकी छाया सामने की तरफ गिरती है और उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ही लंबी छाया पड़ती है, ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उसकी छाया भी उतनी ही छोटी होगी। तो शेडो से बहुत कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुतुब मीनार भी आ चुका है, कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके बाद देखिए हाइट एंड डेप्थ में है। तो हाइट आप देख लो, इसकी हाइट से लगा सकते हो, आपकी बिल्डिंग है। और ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली डेप्थ है, ठीक है, ये डेप्थ है। किसी रिवर का माउथ है जहां से रिवर निकली है और पीछे फेरी बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, उसके डिफरेंट टाइप के ट्रिब्यूटरीज हैं, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइट एंड डेप्थ। इसके बाद देखिए साइट सिचुएशन एसोसिएशन, ये बहुत जरूरी है। साइट सिचुएशन जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, इसको देख करके आप समझ जाओगे इस तरीके के जो बिल्डिंग्स होते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ही होते हैं, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना, यहाँ पर आपको कुछ कुछ गाड़ियां दिख रही हैं, बहुत छोटी है, पीछे बहुत ऊपर से लिया गया, कुछ व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ घर देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो आप आइडिया लगा सकते हो कोई रेजिडेंशियल एरिया ये हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये भी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री इस तरीके का लग रहा है ना, क्योंकि ऐसा घर तो नहीं होगा, इस तरह घर तो कोई बनाता है। ये सामने की तरफ कैनाल या कोई वाटर बॉडी दिख रही है, ये भी कोई छोटी सी वाटर बॉडी है, सिंस इट इज ब्लैक, काला है, तो पानी को कैसे दिखाते हैं उसमें ब्लैक, डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक में दिखाते हैं, ग्रे, ठीक है, इस तरीके से भी। और ये आपका है कन्वर्जेंस ऑफ एविडेंस। जैसे इसको समझिए, मान लीजिए अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं पूरी दुनिया में, हर जगह लड़ाई युद्ध छिड़ा हुआ है, तो जैसे लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं, सैटेलाइट है स्पेस में, वो क्या कर रहा है, पिक्चर लगातार ले रहा है। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा द्वंद्व है ना, बहुत बहुत ज्यादा इस दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है। तो चाइना अगर मान लीजिए इंडिया के बॉर्डर के आसपास कोई मिलिट्री बेस तैयार कर रहा हो, वहां पे अपने जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको इकट्ठा कर रहा हो, है ना, तो इनको देख करके ऊपर से जैसे पिक्चर जब क्लिक होंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ भाई ये तो कुछ प्लेन जैसा लग रहा है, और प्लेन का शेप आप देखोगे और वो एक सीक्वेंस में है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये तो पक्का फाइटर प्लेन्स है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग का जो इस्तेमाल है, जो यूज है, वो सिर्फ स्टडीज में, मतलब हम लोग एकेडमिक में नहीं, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिफेंस में होता है, ठीक है। डिफेंस में आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, इसको यूएस। आपको ध्यान होगा भारत ने जब 1997 98 में पोखरण में 2 बार हुआ है टेस्ट, पहली बार हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो
दूसरी बार वाले में क्या हुआ, पहले तो यूएस उतना मतलब स्पेस में उसकी बहुत पकड़ नहीं थी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक न्यूक्लियर कंट्री बनेंगे, इसके लिए वापस से पोखरण में करवाया गया। आप लोगों ने मूवीज भी देखी रही होगी, पोखरण मूवी है, टेस्ट हुआ अंडरग्राउंड हुआ, जमीन के अंदर। उसके बाद से ही यूएन ने बैन लगा रखा है, आप जमीन में मतलब ऐसे ओपनली आप जो जो नेचर है उसके उसमें आप ये प्रयोग नहीं कर सकते न्यूक्लियर के, वाटर में नहीं, अंडर वाटर नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड नहीं कर सकते, इस तरीके से आप नहीं कर सकते टेस्ट। तो उसमें हुआ क्या कि इनके थे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वो घूमते रहते थे, वो 24 घंटे में एक चक्कर काट लेते थे, कुछ 24 घंटे में 48 घंटे में ऐसे करते थे। तो ऊपर से वो पिक्चर्स को देखकर, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर लगातार आप देख रहे हो, इसे लगातार देख रहे हो, और यहाँ से एक जो ये प्लेन है वो गायब हो जाए, आपको दिखेगा ना कि पहले भी यहाँ प्लेन था, अभी नहीं है, गायब हो गया, क्या क्या हुआ, कहीं तो चला गया। तो सिमिलरली वो लोग क्या करते थे, इसी से ऑब्जर्व करते थे, पिक्चर को देख करके ऑब्जर्व करते थे, और उसके बिहाफ पे एक्शन ले जाते थे। तो यही है कन्वर्जेंस ऑफ एविडेंसेस, की पिक्चर को देख करके कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, पास्ट में क्या हो रहा था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एक्टिविटी के बेस पर चीजों को आइडेंटिफाई किया। नहीं, ये कलर्ड होते हैं, ये पिक्चर कलर्ड पिक्चर है, आप लोग को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है, एक कलर्ड पिक्चर है, बस आप लोगों को पढ़ाने के लिए, एग्जैक्टली कलर नहीं था मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ बिल्कुल सही कहा श्री, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता, इट इज नॉट जीपीएस ना, जीपीएस इज टोटल डिफरेंट, वो तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन देगा ना। चलिए इसके बाद देखिए एक और टॉपिक है इसी में, इमेज इंटरप्रिटेशन में, मतलब एप्लीकेशन में रिमोट सेंसिंग के, कि कहाँ पर ये आज अनुप्रयुक्त है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखिए रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप के क्रॉप क्लासिफिकेशंस को समझने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शंस को समझने के लिए, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, फार्मिंग प्रैक्टिसेस की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट एरियाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है रिमोट सेंसिंग, फॉरेस्ट एरिया का जो पास्ट में क्या रहा रिकॉर्ड, प्रेजेंट में क्या रिकॉर्ड है ना, इस तरीके से चीजों को समझने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। जियोलॉजिकल इसके जो यूज है वो भी है, मिनरल एक्सप्लोरेशंस में है सबसे ज्यादा, सॉइल में भी है, ठीक है, बट मिनरल में सबसे ज्यादा है, राइट। जो जियोलॉजिकल हैजार्ड्स वगैरह हो सकते हैं, इनका अभी काफी एडवांस हो गया रिमोट सेंसिंग। हमने जब पढ़ा था तब रिमोट सेंसिंग इतना एडवांस नहीं था, जब हमने पढ़ा था मास्टर्स में, बट अभी रिमोट सेंसिंग बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हाइड्रोलॉजी में है, वाटर से रिलेटेड काफी कुछ, बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है रिमोट सेंसिंग पर। आज हाइड्रोलॉजिकल जो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मैपिंग का यूज हो रहा है, उन मैप्स का, इमेजेस का इस्तेमाल हो रहा है, जो काफी हद तक एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, बताते हैं डिटेल में। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंड यूज एंड लैंड कवर। रिमोट सेंसिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, मैं कहूँगा कि मैक्सिमम यूज जो है इसी में। इवन जो भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो ज्यादातर लैंड यूज, लैंड कवर, जो एलसीबी बोलते हैं, लैंड यूज लैंड कवर मैप बोलते हैं, तो ज्यादातर लोग इसी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अपने डिसर्टेशन में किया था, मैं अपने पीएचडी में कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो बाउंड्रीज वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट वगैरह को लोकेट करने के लिए, जैसे क्या डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या था, 1971 में क्या था, 2001 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, वो सब कुछ हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड यस, ओशन एंड कोस्टल मॉनिटरिंग, इसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, यूज किया जा रहा है। देखिए आज जो ओशंस हैं काफी हद तक, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह से भी आइडेंटिफाई लगाया जा सकता है ना, वहाँ पे जो स्पीशीज है उनको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, किस तरीके से पिक्चर्स में जो जो चीज़ें दिखती हैं उनसे भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग अभी सिर्फ अकेडमिक्स में नहीं है, एग्जैक्टली इसका यूज हो रहा है। जैसे हम लोग बाकी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वो फील्ड है जो मतलब प्रेजेंट में इसका यूज किया जा रहा है। अगर आप स्किल्ड हैं, मतलब आप अगर रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे अच्छे से, मैं एकेडमिक्स का रिमोट सेंसिंग नहीं पढ़ा है, आपको सिलेबस पढ़ा है। एकेडमिक्स में अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, या कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो इसके सॉफ्टवेयर को लेकर के, इमेज इंटरप्रिटेशन को लेकर के, और आजकल इस फील्ड में जॉब बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जॉब बहुत ज़्यादा है। ईजिली अगर आप पीजी डिप्लोमा कर लेते हो, पीजी करने के बाद आप पीजी डिप्लोमा कर लेते हो, अच्छा खासा मतलब आपको एक बढ़िया, मतलब एक इंसान जो बीटेक करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, तब उसे जो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है रिमोट सेंसिंग में भी, आप सभी लोग इसे जरूर देखें। आइस वगैरह भी है इसमें, सब लोग मॉनिटरिंग करता है ऑफकोर्स, पास्ट में कैसा रहा, प्रेजेंट में किस रेट से मेल्ट हो रहा है, सब कुछ चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। सैटेलाइट हो गया था, सैटेलाइट हमने पढ़ लिया था। यहाँ हो गया आपका फोटोग्रामिंग, ठीक है, कंप्लीट। आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही दो एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो आप लोगों ने पढ़ा अरेंज ऑर्डर, और दूसरा आपका ये सेम जो लोकेशन, साइज, शेप, शैडो, टेक्सचर, पैटर्न है, इन सब क्वेश्चंस। भाई काम तो हर जगह करना पड़ेगा, पैसा कमाना है। देखिए अगर आपके हाथ में 4 पैसे आएंगे तो उस 4 पैसे के पीछे बड़ी मेहनत होगी,
कोई भी जॉब मतलब ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी बड़ी अच्छी नौकरी, पहले बड़ी अच्छी, अब नहीं, बड़ा काम है हर जगह। आज जिसकी सरकारी नौकरी लग रही है ना, उससे पूछो भैया क्या आराम है, तो वो यही कहेगा नहीं भैया कोई आराम नहीं, बहुत काम। प्राइवेट हो सरकारी हो हर जगह वही हाल है, काम से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बाद आपको काम ही करना है। अभी 10 बजे आपका ना जो 12 बजे क्लास होता था स्पेशल क्लास, लेकिन आज मैंने क्लास रखा था, आज अपनी क्लासेस थी, लेकिन दरअसल मैं जर्नी में था और मैं चल रहा था ट्रेन से, और उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कोहरा है, फॉग बहुत ज़्यादा है। मैं अपने लाइफ के सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे मिले इन 2-3 दिनों में। मेरी ट्रेन 10 घंटे 12 घंटे लेट, जो जर्नी में 10 घंटे में करता था उसको करने मुझे 20 से 22 घंटे लगे। इसकी क्लास की शुरू क्लासेस में टाइम पे, तो अभी कल से सेम टाइम आपका रहेगा। कल से क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सुबह 9 बजे रहेगा, ठीक है। अभी तो हम लोग करेंगे 10 बजे क्लास, स्पेशल क्लास, ठीक है। फिर 3 बजे भी आपकी प्लस क्लास है, फिर रात को 8 बजे प्लस क्लास है। ये आपका अनअकैडमी का शेड्यूल है, ठीक है। चांस ये हो सकता है कि शाम को 6 बजे आपका एक क्लास हो जाए 30 मिनट के लिए, हाँ ठीक है। ये शेड्यूल रहेगा आपका कल से। आज का अभी 10 बजे आपका एक और क्लास है, जो स्पेशल क्लास है वो। अब किसी को पूछना है कोर्स रिलेटेड कुछ समझ में ना आ रहा हो, मैं काम से गया था, समझे घर गया था काम से, मुझे भेज दीजिएगा मीना, मुझे एक क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ एमए के बाद ही आप कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग डिप्लोमा, वैसे ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं कुछ लोग, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं। पीजी डिप्लोमा तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। उसके बाद मेरे साथ थे मेरा क्लासमेट, मैंने उसको बहुत डाला था जब उसने रिमोट सेंसिंग से पीजी डिप्लोमा डाला और मैंने पीजी डाला, उसका वो होना ही था। आज वो टीसीएस में अच्छी जॉब है उसकी, अच्छी अर्निंग है और मेरे बगल में ही रहता है। अच्छी जगह पे आप जा सकते हैं, आप हार्ड वर्क, आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बर्डन नहीं, बोझ। रिमोट सेंसिंग जीआईएस ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्यूरियोसिटी ही आपको आगे बढ़ेगा। बर्डन यार ये सीखना है, ये करना है, ऐसे करेंगे, ये पूरा अलग दुनिया, ज्योग्राफी अलग हो जाती है, ज्योग्राफी आप भूल जाएंगे, ज्योग्राफी आपको पढ़ना नहीं, इसकी दुनिया ही अलग है, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, अलग ही इसका पूरा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी करवाते हैं, न्यू बैच स्टार्ट होगा एमसीक्यू का, और कोई नया बैच स्टार्ट नहीं होगा सिवाय एमसीक्यू बैच के, कोई थ्योरी बैच स्टार्ट नहीं होगा। इफ यू आर वेटिंग फॉर माय थ्योरी बैचेस देन यू शुड वॉच रिकॉर्डेड सेशंस। आपको आगे एमसीक्यू बैचेस ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम सब में प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा तो सारा पढ़ना है लिखा है बेकार हो जाएगा। हाँ बात कर रहा था डिप्लोमा की, तो आप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी करवाती है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अच्छी है वो करवाती है, आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी IIRS है, वहाँ जा सकते हैं आप, IRS है हैदराबाद में, देहरादून में IRS, वहाँ जा सकते हैं। बट यहाँ पर इन दोनों जगहों में जाने के लिए आई थिंक MSc इज कंपल्सरी, बिना MSc के वहाँ पर आपको MA में कुछ नहीं है। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन